तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास हरियाणा से एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज आया है। हाँ, और ये कोई आम दस्तावेज नहीं है। एक पर्चा है, एक अपील। बिल्कुल, जो एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा लगता है और इसका निशाना सीधा है हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC और उसकी भर्ती की नीतियां। हाँ, और ये पर्चा सीधे मुद्दे की बात करता है। इसकी भाषा, इसके तेवर, सब कुछ बहुत तीखा है। इसमें गंभीर आरोप हैं, कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं और सीधी मांगे भी हैं। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि ये विरोध असल में है किस बारे में, इसके पीछे के तर्क क्या हैं। और जैसा कि ये दस्तावेज दावा करता है, इसके बड़े सामाजिक और राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकीय है। पहली लाइन है, सोए रहो हरियाणा वालों। एक तरह का व्यंग्य है, एक ताना। हाँ, और आगे लिखा है कि सोते रहो जब तक हरियाणा की A और B ग्रुप यानी ऑफिसर क्लास की नौकरियों पर दूसरी स्टेट के लोग पूरी तरह डाका नहीं मार लेते। मतलब पहली ही लाइन में हरियाणवी बनाम भारी का मुद्दा खड़ा कर दिया गया है। ये तुरंत ध्यान खींचता है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक भावनात्मक अपील है। अच्छा, तो इस पूरे गुस्से और इस विवाद का केंद्र क्या है? मतलब कौन सी एक चीज है जिस पर सब कुछ टिका है? एक शर्त, सिर्फ एक शर्त। HPSC की एक खास नीति है कि सब्जेक्टिव पेपर में कम से कम 35% अंक लाने ही होंगे। ओके। इसी के खिलाफ #repeal 35% पॉलिसी हैशटैग चलाया जा रहा है। पर्चे का पूरा तर्क इसी एक नियम के इर्द गिर्द बुना गया है। सिर्फ 35%? सुनने में तो ये कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं लगती। कई परीक्षाओं में तो इससे ज्यादा का कट ऑफ होता है। तो फिर इसमें इतनी बड़ी समस्या क्या है? यही यही इस बहस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह 35% की शर्त मेरिट के नाम पर एक धोखा है। पर्चे में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, क्या? यह एब्सोल्यूट मेरिट के नाम पर रिलेटिव मेरिट की हत्या है। ओके, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। एब्सोल्यूट मेरिट और रिलेटिव मेरिट, ये सुनने में भारी शब्द लगते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मैराथन के लिए धावक चुनना है। ठीक है। HPSC का एब्सोल्यूट मेरिट का सिद्धांत कहता है कि हम मैराथन में सिर्फ उसी को दौड़ने देंगे जो 100 मीटर की दौड़ 12 सेकंड में पूरी कर ले। ये हो गई वो 35% वाली शर्त। अब हो सकता है दुनिया का सबसे अच्छा मैराथन धावक 100 मीटर दौड़ने में 13 सेकंड लेता हो, क्योंकि उसका हुनर लंबी दूरी तय करने का है, तेज भागने का नहीं। HPSC की नीति उस बेहतरीन धावक को रेस शुरू होने से पहले ही बाहर कर देगी। समझ गई। तो फिर रिलेटिव मेरिट क्या होगी? रिलेटिव मेरिट का मतलब है कि जो भी लोग मैराथन दौड़ने आए हैं वे सब पहले से ही धावक हैं, योग्य हैं। अब उनमें से जो सबसे अच्छा दौड़ेगा, जो सबसे पहले मैराथन पूरी करेगा, वही विजेता होगा। बिल्कुल। प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं वे सब पहले से ही PhD नेट क्वालिफाइड हैं, वे पहले से ही योग्य हैं। सही बात है। अब उनमें से जो परीक्षा में सबसे बेहतर प्रदर्शन करे उसे चुना जाना चाहिए, न कि एक मनमानी 35% की शर्त लगाकर उन्हें बाहर कर देना चाहिए। यानी उनका तर्क है कि आप पहले से ही क्रीम लेकर आए हैं, अब उसमें से भी एक ऐसी शर्त लगाकर छांट रहे हैं जो शायद जरूरी ही ना हो। हाँ, लेकिन एक मिनट, अगर हम HPSC या सरकार का पक्ष सोचें तो उन्होंने ये नियम क्यों बनाया होगा? उनका भी तो कोई तर्क होगा। बिल्कुल, और ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम उनका पक्ष देखें तो शायद 2-3 वजह हो सकती हैं। पहली, गुणवत्ता का मानक। क्वालिटी स्टैंडर्ड। हाँ, वे कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए एक न्यूनतम ज्ञान का स्तर तो होना ही चाहिए। 35% अंक ये सुनिश्चित करते हैं कि उम्मीदवार को विषय की बुनियादी समझ तो है। हाँ, ये तर्क तो मजबूत लगता है। और क्या हो सकता है? दूसरा तर्क हो सकता है इंटरव्यू में पक्षपात की आशंका को कम करना। अगर लिखित परीक्षा में ही एक न्यूनतम मायार तय कर दिया जाए तो इंटरव्यू पैनल पर दबाव कम हो जाता है। अच्छा, कैसे? मतलब वे सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों से मिलेंगे जिन्होंने पहले ही एक स्तर पार कर लिया है। इससे यह आरोप नहीं लगेगा कि इंटरव्यू में किसी कमजोर उम्मीदवार को जानबूझकर ज्यादा नंबर देकर पास कर दिया गया। ये प्रक्रिया को और ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने की एक कोशिश हो सकती है। तो एक तरफ गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश है और दूसरी तरफ आरोप है कि इस कोशिश में योग्य लोग ही बाहर हो रहे हैं, और यहीं पर मामला और गंभीर हो जाता है, खासकर जब हम आरक्षण के नजरिए से देखते हैं। हाँ, और यहीं पर पर्चा अपना सबसे मजबूत तर्क रखता है। वो इसे आरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कहते हैं। और इसके लिए कुछ सबूत भी दिया है। हाँ, और यहाँ सिर्फ आरोप नहीं है, आंकड़े भी दिए गए हैं।
पर्चे में 10 विषयों के जो आंकड़े हैं वे वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे बीसीबी यानी पिछड़ा वर्ग बी कैटेगरी में 130 पद थे, 130, ठीक है। लेकिन इस 35% की शर्त की वजह से सिर्फ 46 उम्मीदवार ही पास हो पाए। क्या मतलब 84 सीटें खाली रह गईं? हाँ, 84 सीटें खाली। योग्य उम्मीदवार थे, पद भी थे, लेकिन एक नियम की वजह से वो भरे ही नहीं जा सके। और ये तो बस एक कैटेगरी है। और ये तो बस शुरुआत है, आंकड़े और भी खराब होते जाते हैं। बीसीए कैटेगरी में 298 पदों में से सिर्फ 47 पास हुए, यहाँ 251 सीटें खाली। 251। अनुसूचित जाति यानी एससी के 192 पदों में से सिर्फ 23 उम्मीदवार ही 35% की शर्त पूरी कर पाए, यहाँ 169 सीटें खाली। एक मिनट, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो वंचित अनुसूचित जाति यानी डीएससी कैटेगरी का है। 200 पद थे और पास कितने हुए? सिर्फ 6। सिर्फ 6? मतलब 194 पद खाली रह गए, 97% सीटें खाली। ये तो अविश्वसनीय है। ये आंकड़े ही इस पर्चे की जान है। और यहाँ एक बड़ा पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न? ये नीति उन वर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है जिनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी। इसीलिए पर्चे में लिखा है कि आरक्षण कागजों में तो है, पर हकीकत में खत्म किया जा रहा है। लेकिन इन खाली सीटों का असल में मतलब क्या है? मतलब क्या होता है जब किसी कॉलेज में 194 प्रोफेसर्स की जगह खाली रह जाती हैं? छात्रों पर इसका क्या असर पड़ता होगा? इसका असर बहुत गहरा और लंबा होता है। पहला और सीधा असर तो शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। सही बात है। जब स्थायी प्रोफेसर नहीं होते तो गेस्ट फैकल्टी से काम चलाया जाता है। दूसरा, रिसर्च का काम रुक जाता है। तीसरा, उन समुदायों के छात्र जिन्हें एक रोल मॉडल की जरूरत होती है, उन्हें अपने बीच का कोई प्रोफेसर नहीं दिखता। इससे उनका मनोबल टूटता है। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र बन जाता है। और पर्चे में तो इससे भी एक कदम आगे जाकर आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि ये सब अनजाने में नहीं हो रहा, ये एक सोची समझी साजिश है। हाँ, कि आरक्षित पदों को खाली रखकर बाद में उन्हें सामान्य श्रेणी में बदला जा सके। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, लेकिन जब आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो ये चिंता जायज लगने लगती है। तो ये आंकड़े तो आरक्षण की व्यवस्था पर सीधा असर दिखा रहे हैं, लेकिन पर्चे के मुताबिक इसका एक और पहलू है जो सामाजिक ताने बाने से जुड़ा है। और यहाँ पर्चे की भाषा बहुत ही कड़वी हो जाती है। हाँ, ये इस दस्तावेज का सबसे विस्फोटक हिस्सा हो सकता है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार जानबूझकर जातियों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। अच्छा, क्या लिखा है? इसमें लिखा है, चमार इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है सरकार ने ब्राह्मणों, जाटों, राजपूतों, गुर्जरों और बनियों का इलाज बांध दिया है। ये तो बहुत ही सीधी और चुभने वाली भाषा है। लेकिन क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना खुद विभाजनकारी नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये भाषा भड़काऊ लग सकती है, लेकिन अगर हम पर्चे के लेखकों का नजरिया समझने की कोशिश करें तो वे शायद ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ उस सच्चाई को बयां कर रहे हैं जो समाज में मौजूद है। उनका मानना है कि ये बांटो और राज करो की एक सोची समझी नीति है कि छोटे छोटे लाभ देकर आपस में लड़ाया जा रहा है। और हाँ, जैसा पर्चे में लिखा है, झुंझुना देकर, ताकि वे बड़ी तस्वीर ना देख सकें। और वो बड़ी तस्वीर क्या है उनके हिसाब से? बड़ी तस्वीर यह है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें हरियाणा का हर योग्य उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धीरे धीरे बाहर हो रहा है। तो ये केवल एक बढ़ती नीति का विरोध नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक सामाजिक एकता का आह्वान भी है। बिल्कुल, इसीलिए पर्चे के अंत में अपील की गई है कि हम सभी जात-पात को किनारे रखकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक साथ आएं। तो ये किसी एक जाति की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा के भविष्य की लड़ाई के रूप में पेश की जा रही है। यही उनकी रणनीति है। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली, उसके प्रभाव देख लिए और सामाजिक आरोपों को भी समझ लिया। अब आते हैं समाधान पर। वे असल में क्या चाहते हैं? पंचकुला में जो धरना चल रहा है उसकी मुख्य मांगे क्या हैं? उनकी मांगे बहुत सीधी, स्पष्ट और व्यावहारिक हैं। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, सिर्फ 2 ठोस मांगे। पहली तो जाहिर है, सब्जेक्टिव पेपर में 35% का क्राइटेरिया तुरंत खत्म किया जाए। हाँ, क्योंकि इसी को वे सारी समस्या की जड़ मान रहे हैं। इसे हटाने से वो रिलेटिव मेरिट के सिद्धांत को वापस लाना चाहते हैं। और दूसरी मांग? दूसरी मांग है हर भर्ती में पदों की संख्या के कम से कम 2 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। अच्छा, इसके पीछे क्या तर्क है?
ये मांग चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए है। सोचिए, अगर 100 पद हैं और इंटरव्यू के लिए सिर्फ 110 लोग ही बुलाए गए, तो चयन समिति के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं। सही बात है, लेकिन अगर 100 पदों के लिए 200 या उससे ज्यादा उम्मीदवार इंटरव्यू में होंगे, तो चयन समिति के पास चुनने के लिए एक बड़ा और बेहतर पूल होगा। इससे पक्षपात की गुंजाइश कम हो जाती है। मतलब ये सुनिश्चित करना कि अंतिम चयन वास्तव में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों में से हो, ना कि केवल उन कुछ लोगों में से जो एक कड़ी शर्त को पार कर पाएं। बिल्कुल, ये एक तरह का सेफ्टी नेट भी है जो सीटों को खाली रहने से रोकता है। तो कुल मिलाकर इस पर्चे से ये समझ आता है कि ये सिर्फ कुछ नौकरी के उम्मीदवारों का मुद्दा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हरियाणा की पहचान, आरक्षण की प्रभावशीलता और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता के बड़े सवालों से जुड़ा है। सही कहा, ये विरोध सिर्फ एक नियम को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि मेरिट या योग्यता को देखने के पूरे नजरिए को बदलने की मांग कर रहा है। और ये पर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है क्या? कि किसी भी सार्वजनिक पद के लिए योग्यता या मेरिट को आखिर परिभाषित कैसे किया जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक परीक्षा में न्यूनतम अंक हासिल करना है? हाँ, जैसा कि HPSC की 35% की नीति कहती है। या इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? क्या इसमें सामाजिक प्रतिनिधित्व और ये सुनिश्चित करना भी शामिल है कि योग्य उम्मीदवारों की मौजूदगी में हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान खाली न रह जाएं? यही मूल प्रश्न है। एक नीति जो कागज पर निष्पक्ष दिखने के इरादे से बनाई गई हो, अगर वो जमीनी स्तर पर उन लोगों को ही व्यवस्था से बाहर कर दे जिनके लिए अवसर पैदा किए जाने थे, तो उसकी सफलता पर सवाल उठना तय है। ये दस्तावेज इसी बहस को सतह पर लाता है और पूछता है कि क्या मेरिट की हमारी परिभाषा इतनी संकीर्ण हो गई है कि वो न्याय और प्रतिनिधित्व के व्यापक लक्ष्यों को ही नुकसान पहुंचा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आदर्श भर्ती प्रक्रिया क्या होती है? वो जो सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार को चुने, या वो जो किसी भी कीमत पर एक भी सीट खाली ना छोड़े? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं है।